नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी ये इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान की जो है वो पूरी सीरीज यहाँ पर चल रही है, जिसके 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपका रिस्पांस और अच्छा रहता है, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूंगा। ये सीरीज मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो पेड कोर्सेज वगैरह जो है वो परचेस नहीं कर सकते, और पेड कोर्सेज से भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप बहुत ध्यान से, मन से जो है वो सीरीज को पढ़िए, समझिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि इस सीरीज की हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। सारा कुछ मैं यहाँ पर आपको कवर करा रहा हूँ। आपके सामने एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको उसके आंसर करने हैं और फिर मैं डिटेल में उसमें चीज़ें जो है वो आपको बताऊंगा। तो हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी कर लिए, ये है 4th क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया था। बाद में 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बनता है। ध्यान रखेंगे। साथ में एक क्वेश्चन आता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हमने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर जो है वो लिया है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, लेकिन क्लास के बीच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सभी के आंसर जो है वो करते जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। तो फटाफट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्या होगा राइट आंसर? 5-5 सेकेंड आपको मिलेगा, आंसर करते चले। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, किससे होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम भारत के लोक शब्दों से। तो मैं आपको प्रस्तावना दिखा देता हूं। यदि हम प्रस्तावना की बात करते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार पढ़कर सुना देता हूँ, और आप भी कोशिश करना याद करने की। याद कैसे करेंगे? धीरे धीरे 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है हम भारत के लोग। पहली लाइन में पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे देश की प्रस्तावना है, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। और ये जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें पूरा संविधान निहित है कि संविधान जो है वो क्या करना चाहता है, संविधान के लक्ष्य क्या है। यदि हम यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, तो यदि आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को समझना है, तो आपको प्रस्तावना को पढ़ना जरूरी है। प्रस्तावना पढ़ लीजिए, पूरी पॉलिटी समझ में आ जाएगी। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 मुख्य पॉइंट आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइए संविधान का स्रोत क्या है ना? क्या पूछा जाता है? संविधान का स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या है इसका? तो संविधान का स्रोत क्या है? इसका आंसर आएगा हम भारत के लोग। ठीक है, भारत की जनता ने ही जो है वो यहाँ पर अपने मेंबर को चुना, फिर वही मेंबर ने संविधान सभा बनाई और वही संविधान सभा ने संविधान बनाया जो आपके पास है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? ये है। प्रस्तावना में दूसरा पॉइंट आता है संविधान के स्वरूप का पता चलता है। ठीक है, किसका पता चलता है कि संविधान हमारा आखिर है कैसा? कैसे पता चलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो संविधान का स्वरूप कैसे पता चलेगा? तो आपको यहाँ की पहली लाइन पढ़ना पड़ेगी। संविधान का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, ये संविधान का जो है वो क्या है, स्वरूप है। संविधान कैसा हमारा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अभी सबके मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कि संविधान का आखिर लक्ष्य क्या है, संविधान करना क्या चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया आखिर लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य इसके बाद आपको मिलेगा। ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को अब लक्ष्य पढ़िए क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो आपसे पूछा जाता है, बताइए संविधान में कितने प्रकार के न्याय, जस्टिस की बात की गई है, तो 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो कितने प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। ठीक है, और समानता किसमें, प्रतिष्ठा में और अवसर में जो है वो समानता की बात की गई है। ये आपको हमारे संविधान की प्रस्तावना में सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो आप दोनों को जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या फिर लोक कल्याण। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बताइए। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, क्या नहीं है बताइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन डी, पब्लिक वेलफेयर या फिर लोक कल्याण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में या प्रियम्बल में नहीं है, तो हमने पूरी प्रियम्बल पढ़ा, लोक कल्याण नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में तो नहीं है, लेकिन संविधान में है। कहां पर है आगे आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं मैं आपको। यदि हम पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं तो हमको संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो है वो पढ़ना पड़ेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं संविधान के भाग 4 में। किसमें दिए गए हैं, भाग 4 में या 4 में, आप जो भी आप करो, पार्ट 4 में दिए गए हैं। और आर्टिकल है 36 से लेकर 51। इसमें क्या दिया गया है, एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक बहुत अच्छा राज्य जो है वो हमको बनाना है। ठीक है, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे वाले वीडियोस में जो है वो पढ़ेंगे। पूरा एक वीडियो ही मैंने पूरा इसके ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पब्लिक वेलफेयर कहां पर दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 मतलब पार्ट 4, 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स में, प्रस्तावना में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे, बताइए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है, बताएं। चलिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ठीक है, बात की गई है पंथ निरपेक्ष की, लेकिन आम बोलचाल में उसको धर्मनिरपेक्ष बोल बोलकर हम चीजें करते हैं, जबकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये बात हमको समझनी होगी और मैं आज आपको समझाऊंगा। चलिए, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द तो है नहीं, मान लेते हैं है, तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। हमारे भारत की एक खासियत है कि हमारा भारत देश या हमारे भारत का संविधान किसी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं सभी से समान बर्ताव किया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब एक चीज और आपको समझना होगा, धर्म तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, धर्म का एक मैं आपको बहुत अच्छा मीनिंग बताता हूँ कि एक्चुअली धर्म क्या होता है। हम लोग लगे रहते हैं धर्म धर्म धर्म, लगे रहते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि आखिर धर्म का मीनिंग क्या है। धर्म का मतलब होता है हमारे, यदि हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसमें दिया गया है कर्म। ठीक है, धर्म को कर्म से बताया गया, कर्म करना ही आपका धर्म है। ठीक है, इसको मैं आपको और अच्छे से बता देता हूं। धर्म को यदि आपको जानना है तो यदा धारण्यम, ये इसकी डेफिनेशन होती है संस्कृत में।
ठीक है। यदा धारण्यम मतलब कि जिसको धारण किया जा सके, और जिसको आप धारण कर सकते हो वो क्या कहलाता है? आपका धर्म कहलाता है। जैसे कि मनुष्य को हम कर्मों से जोड़ते हैं, जैसे कि यदि आप पिता हो तो आपका पितृ धर्म होगा, यदि आप पुत्र हो तो आपका पुत्र धर्म होगा, यदि हम आगे और बढ़े तो हम देखते हैं यदि कोई राजा होता है उसका राजधर्म होता है। इस तरीके से इसका मतलब क्या होता है? पितृधर्म का मतलब क्या होगा कि पिता का धर्म क्या है अपने बच्चों के लिए। पुत्र धर्म का मतलब क्या होगा कि पुत्र का धर्म क्या है अपने पिता माता पिता के लिए। धर्म मतलब कर्म है ना, वो अपने माता पिता से क्या कर्म करता है वो चीज। ठीक है। जैसे राजधर्म की बात करते हैं तो राजा का धर्म क्या होता है? राजधर्म होता है। तो राजधर्म का मतलब होता है कि राजा का धर्म क्या है, राजा का कर्म क्या है। तो ये मेन चीज होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर सर आप ये पूछोगे कि सर फिर पंथ क्या होता है? आप पंथ बोल रहे हो, फिर पंथ क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? यदि धर्म निरपेक्ष का मतलब ये है तो मैं आपको बता दूं कि पंथ का मतलब होता है विचारधारा। क्या होता है? विचारधारा। ठीक है। हमारी जो विचारधारा वो पंथ कहलाता है। राज्य किसी भी धार्मिक विचारधारा को फॉलो नहीं करता या उसका समर्थन नहीं करता। सबके समान बराबर, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा हो सकती हैं और उन विचारधाराओं का सम्मान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। आई होप आपको धर्म और पंथ के बारे में समझ में आ गया होगा, जो आपको आज तक पता नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा क्या ये बातें आपको पहले पता थी। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र होता है, रिपब्लिक इज केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। गणतंत्र होता है, गणतंत्र किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर? और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वहां पर गणतंत्र होता है। ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं गणतंत्र या गणराज्य का मतलब क्या होता है। तो इसका सबसे अच्छा मीनिंग होता है कि जैसे भारत को यदि हम लेते हैं तो भारत में जो हमारे देश का प्रमुख है कौन है भैया? वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कभी भी वंशानुगत नहीं होते, है ना, कि कोई राजा था फिर उसका लड़का हुआ वो राजा बन गया, फिर उसका कोई हुआ फिर वो राजा बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या है? गणतंत्र है, कि वो चुनकर पहुंचता जो हमारा देश का प्रमुख है, जो राष्ट्रपति है। ठीक है। साथ में यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक बन सकता है राष्ट्रपति, कोई भी नागरिक बन सकता है राष्ट्रपति, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके उल्टा देखेंगे तो क्या होगा? राजतंत्र। राजतंत्र मतलब कैसा? हम ब्रिटेन का यूके का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर राजा रहता है, फिर उसकी रानी रहती है, फिर रानी से लड़का होता है, फिर वो राजा बनता है, और यही सिस्टम हम हमेशा से चला आ रहा है। तो वहां पर राजतंत्र और हमारे यहाँ पर गणतंत्र है। ध्यान रखिएगा। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन नहीं किया गया है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 बार किया गया है। हमारी संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है मात्र 1 बार हुआ है। और वो कब हुआ है? वो हुआ था 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978। एग्जाम में पूछा जाता तो 1978 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये पहली बार जो है वो यहां पर हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। फटाफट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, जो हमने देखा कब हुआ था? 1978 में। इसके तहत जो 2 शब्द जोड़े गए थे वो कौन से जोड़े गए थे? चाहता तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता देता, लेकिन ये क्वेश्चन आने वाला था इसलिए नहीं बताया। चलिए राइट आंसर क्या होगा? सोशलिस्ट और सेकुलर, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन होता है 9, और इसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, क्वेश्चन में धर्मनिरपेक्ष बोला क्योंकि आम बोलचाल में वही चलता है, और कौन सा शब्द जोड़ा गया था? और जोड़ा गया था और अखंडता। ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता के साथ और भी लगा है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका राइट आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता है ना, इसलिए हम गणतंत्र हैं। यदि होता तो राजतंत्र होते। थोड़ी देर पहले बताया था, राष्ट्रपति किसी भी परिवार से नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है वो आप देख रहे हो। लगातार 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आंसर वही है, बस घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, परिवार से नहीं आता, इसलिए गणराज्य है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? पार्ट 1 में, प्रस्तावना में, पार्ट 3 में या पार्ट 4 में? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां पर देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो हम पढ़ रहे हैं, प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना में। ठीक है, यदि हम यहां पर देखना चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहां पर है तो प्रस्तावना में है। तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो संविधान की प्रस्तावना जो मैंने आपको बताई थी। तो क्या था इसमें? हम भारत के लोग, आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। और न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, और स्वतंत्रता कितनी? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता आपको मिलेगी, और जिससे हमारे देश की गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, साथ में बंधुता रहे, भाईचारा रहे। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है और यही हमारे आदर्श हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1951, 1935 या 1950? बताइए, प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना था? आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1950। जब हमारे देश का संविधान, भारतीय संविधान लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, तब हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप समझ सकते हो शब्दों को। देखिए, प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि हमारे देश में अब जो कुछ भी होगा वो हमारा देश ही संभालेगा। हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, बाहर के कोई भी व्यक्ति हमारा डिसीजन नहीं लेंगे। हम प्रभुत्व संपन्न रहेंगे। ये यहाँ पर पहले शब्द का मतलब है। प्रजातांत्रिक मतलब जहाँ पर प्रजा का तंत्र बना हुआ हो, मतलब कि प्रजा का शासन, हमारे यहाँ पर जनता का शासन चलता है, वो आप ध्यान रखना। और गणराज्य तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर देश का जो प्रमुख होता है वो चुनकर आता है, किसी भी परिवार से नहीं होता। राजा का पुत्र राजा नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ो। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? क्वेश्चन जब भी पढ़े ध्यान रखें, उसमें नहीं लिखा है या नहीं वो ध्यान रखें। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या फिर पूजा की समानता? फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बताइए। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता। ध्यान रखिएगा, ये पूजा कोई लड़की नहीं है, ये पूजा पाठ की बात यहाँ पर की गई है। हमने अभी संविधान की प्रस्तावना पढ़ा जहाँ पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात थी, तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे भी नहीं होंगे। और स्वतंत्रता में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी, तो ये तो हमको दिया है, लेकिन पूजा की समानता नहीं दी है। ध्यान रखेंगे, कई लोग क्या करते हैं, पूजा को धर्म से जोड़ लेते हैं। ठीक है, और धर्म मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, तो ये पूजा और धर्म की बात नहीं है। एक्चुअली हमको धर्म के बारे में तो बताया गया है, लेकिन पूजा कुछ भी वहां पर नहीं आती। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया हमारे संविधान में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में। आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल है वो संविधान में हमको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। तो 25 तक के आर्टिकल जो है वो हमको क्या करते हैं? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं। आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल में क्या दिया है। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 25 क्या देता है? आपको धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो,
यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की, तो आर्टिकल 26 में दिया गया कि भैया अपने धार्मिक कार्यों का आप मैनेजमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट कर सकते हो, आप उसको प्रबंधन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। तो 25 में धर्म की स्वतंत्रता, 26 में उसका मैनेजमेंट। आर्टिकल 27 ये मैं आपको डिटेल में बाद में ही बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, लेकिन क्वेश्चन में कोई आर्टिकल आता है तो उसको वहीं के वहीं याद कर लेना, आपको सब याद करा देंगे। चलिए, आर्टिकल 27 क्या करता है? आर्टिकल 27 में बोला गया है कि भैया धर्म के नाम पर जो भी आपसे आपके पास पैसा आएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। धर्म के नाम पर कभी भी टैक्स नहीं लगता, कर नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट आता है 28। तो 28 में बोला गया है कि आप धार्मिक शिक्षा देने के लिए अपने संस्थान जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो 25, 26, 27, 28 ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है। पूजा की समानता की बात संविधान में कहीं नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1979? फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो यहां पर संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद या फिर गणतंत्र? फटाफट आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पर जनता का शासन है। इसलिए सभी नागरिकों को, जो वयस्क नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा है, उनको मतदान का अधिकार दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अपने मत का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अभी चुनाव भी आ रहे हैं, आपको वोटिंग भी करनी है, तो अपने मत का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। कभी भी ये मत सोचो कि हम वोट नहीं देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। आप वोट नहीं दोगे, ऐसे हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने सोच लिया, तो फिर क्या होगा? तो सही व्यक्ति का चुनाव करें। पार्टी या किसी भी चीज को देखने की बजाय ये देखें कि वो व्यक्ति कैसा है और आपके लिए क्या करेगा। तो वोट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी या फिर न्याय? फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा राइट आंसर? जब संविधान लागू हुआ था उस समय कौन सा शब्द था जो प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कौन सा शब्द था जिसको हमने जोड़ा था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। वो था सोशलिस्ट या फिर समाजवादी। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये अभी मैंने बताया, आपको बहुत अच्छे से पता है। और जिसको अभी भी नहीं बन रहा हो तो फिर समझ लीजिएगा कितनी गहरे पानी में हो आप, है ना। ये क्वेश्चन ये मत समझना कि बार बार आ रहा है या सिंपल क्यों है। तो मैं सारे जो एग्जाम में पूछे गए अलग अलग टाइप से वो बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों को प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है? लोकतांत्रिक, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, गणतंत्र? आपको बताना है कि इनका क्रम क्या है हमारी प्रस्तावना में। यदि प्रस्तावना याद नहीं हुई तो भैया याद कर लेना, ठीक है। चलो आंसर करो। 32415, 23415, 32145 या 31254? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा 32415। मतलब सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद आता है समाजवादी, उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद आता है लोकतांत्रिक और फिर आता है गणतंत्र या गणराज्य। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक और फिर पांचवा आता है गणराज्य। तो ये इसका क्रम है। इस प्रस्तावना को यदि आप बार बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। और जब याद हो जाए तो वापस वीडियो पर आकर कमेंट करके बताना कि आपको प्रस्तावना या प्रियम्बल याद हो गई है। याद हो गया तो आपके बहुत सारे नंबर इससे बच जाएंगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने प्रस्तावना के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आर्टिकल वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे और एक और चीज़ और देखेंगे कि किस देश के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। तो बहुत मेहनत से मैं आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, तो आपको और भी अच्छी अच्छी सीरीज यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में आगे के और ही वीडियोज़ के साथ।
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।